हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी आप देख रहे हो कि बीटेक फर्स्ट ईयर में एक पेपर आता है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स बताए जाते हैं। नेटवर्क थ्योरम्स होती हैं, बिल्कुल बेसिक से नोड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल, केसीएल, ये सब चीज़ें होती हैं। अलावा उसके आपको बेसिक ट्रांजिएंट सर्किट जो होते हैं, एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, प्योर रजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, इस तरह के सर्किट्स पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए हम बहुत जल्दी से कम जो शुरू के 2 यूनिट्स हैं जिस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और सामान्य रूप से न्यूमेरिकल प्लगइन टाइप के होते हैं, आपको सीधे सीधे तौर पे फार्मूले अप्लाई करने होते हैं, कोई बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ नहीं होती हैं। तो उस तरह के जो फार्मूले हैं उनको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। देखिए, जैसे इसमें एक शुरुआती डेफिनेशन आती है कि हमारे सर्किट में 2 तरह के एलिमेंट होते हैं, एक्टिव एलिमेंट होता है, पैसिव एलिमेंट होता है। जैसा कि नाम है एक्टिव मतलब जो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये एक्टिव अकाउंट है, हमारा अकाउंट एक्टिव है। तो जैसे यहाँ पर अगर वो सप्लाई कर रहा है एनर्जी नेटवर्क को, जो नेटवर्क है, जो सर्किट सिस्टम जुड़ा हुआ है, उसको अगर एनर्जी सप्लाई कर रहा है तो उस तरह के कंपोनेंट को हम एक्टिव कंपोनेंट कहेंगे, एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। जैसे आपने कोई एसी डीसी जनरेटर लगा रखा है, आपने बैटरी लगा रखी है, किसी तरह की बैटरी आपने लगा रखी है, तो ये सब एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो कि जिनसे होकर के जब एनर्जी फ्लो करती है तो एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, लॉस होता है, जैसे हीट हो गए हो तो डिसिपेट हो गया, या वो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। जैसे कैपेसिटर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और आपका जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो जैसे रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ये सब पैसिव एलिमेंट कहे जाते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है वो कहता है कि सर्किट के अंदर अराउंड एनी क्लोज पाथ जो एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इज जीरो, ये इसको हम इस तरह से लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। और किरचॉफ का जो करंट लॉ है, केसीएल, जो कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट किसी पर्टिकुलर नोड पर जो अमाउंट ऑफ करंट एंटर कर रही है और जो अमाउंट ऑफ करंट बाहर जा रही है। जैसे मान लो हमारे पास नोड है और हमारे पास ये 3 तरह से करंट है, तो अगर एक करंट I1 एंटर कर रही है तो कुल मिला के अगर बाकी की 2 करंट कुछ इस तरह से होंगी कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, इस तरह का फार्मूला फॉलो करेंगे, या I1 माइनस I2 माइनस I3 इज़ ज़ीरो, इस तरह का फार्मूला फॉलो करेंगे। तो ये हमारा नोड लॉ है या किरचॉफ का करंट लॉ है। इसके अलावा 2 तरह के नेटवर्क होते हैं जिस पे आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जिसमें कि एक है डेल्टा नेटवर्क टू स्टार नेटवर्क और दूसरा होता है कन्वर्ट करिए स्टार नेटवर्क टू डेल्टा नेटवर्क। डेल्टा नेटवर्क के बारे में आप एक मतलब अब कैसे होता है समझ लीजिए। जैसे देखो, ये आप एक डेल्टा आकार देख रहे हो, जो ट्राइंगल होता है इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा में क्या हुआ, हमने मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएँ तो रेजिस्टेंस R1 है, फिर R2 है, फिर R3 है, 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पर। अब जरा आप ये जो पर्पल कलर के एरो बने हैं इनको समझने की कोशिश करिए। ये एरो जो है R1 से R2 की तरफ है, ये एरो R2 से R3 की तरफ है, और ये एरो R3 से R1 की तरफ है। क्लॉकवाइज ही सारा मोशन हो रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, जब हम इसको ये अभी डेल्टा फॉर्म में इसको स्टार फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो स्टार फॉर्म का मतलब है कि ये 2 साइड हट जाएंगी, सिर्फ यहाँ पर एक साइड बचेगी। ऐसे ही यहाँ पर भी एक साइड बचेगी और ऐसे ही यहाँ पर भी एक साइड बचेगी। तो ये जो आप देख रहे हो रेड कलर का, ये क्या है, रेड कलर का जो देख रहे हो ये स्टार फॉर्मेशन है, और जो उसके अलावा वाइट कलर का जो आप देख रहे थे वो डेल्टा फॉर्मेशन है। तो अब सवाल ये है कि जब हम R1 और R2 हटाएंगे तो इसकी जगह पे क्या डालेंगे, तो वो हमें समझना है। वैसे ही R2 R3 हटाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, और R3 और R1 हटाओगे तो इस तीसरी जगह पे क्या रखा जाएगा। तो इन 3 पोजीशन को आपको फॉर्मूले के थ्रू समझना है। तो जरा देखें, यहाँ पर आपके पास इस तरह से है, ये डेल्टा है और डेल्टा से हमें स्टार जाना है। तो जब हमने R1 R2 हटाया तो वहाँ पर क्या लिखा, RA लिखा। जब R2 R3, वैसे ही आपने R2 R3 की जगह पर RB लिखा और R1 और R3 की जगह पर RC लिखा। फार्मूला देखो, RA कैसे हुआ, क्योंकि RA इस जगह पर रिप्लेस हुआ है। तो R1 R2 को इन्वॉल्व करिए, R1 R2 प्रोडक्ट ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए तीनों रजिस्टर से। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो RA अगर आपको लेना है तो आपको RA जहाँ लिया है उसके लेफ्ट और उसके राइट के जो कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस हैं, उनको सम करो, उनको प्रोडक्ट लो और डिवाइड कर दो तीनों रेजिस्टेंस के सम से। ये हो गया। ऐसे ही इसी लॉजिक से आप देखो, अब अगर आप RA के बाद क्लॉकवाइज आओगे, RB आओगे, तो RB यहाँ लगा होगा, तो RB की एक तरफ R2 है, एक तरफ R3 है, तो आपको R2 R3 को मल्टीप्लाई करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 का सम से उसको डिवाइड कर देना है। RC पे आइए, इस C पॉइंट पे आओगे तो C के
एक तरफ R1 एक तरफ R3 है, तो RC कैसे होगा, R1 R3 अपॉन दिस होल थिंग। तो इस तरह से हमने डेल्टा से स्टार में जाने का फॉर्मूला खोज लिया। आप देखोगे आपके पास न्यूमेरिकल, अगर इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, काफ़ी अच्छे से तरीके से आते हैं, सीधे प्लग इन करना होगा, आपको पहचानना होगा और सीधे वहाँ पर प्लग इन कर देना होगा। वैसे ही अगर आपके पास स्टार सर्किट दिया गया है और आपको डेल्टा कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करोगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आपके पास R1 है और आप इस जगह पर एक साइड बनाना चाहते हो, आप यहाँ पर एक साइड बनाना चाहते हो, आप यहाँ पर एक साइड बनाना चाहते हो। तो इन तीनों साइडों को हटा करके आप यहाँ पर साइड बनाना चाहते हो। तो देखो R1 को और R3 को हटाओगे तो यहाँ पर एक साइड बनेगी। तो कैसे हुआ, R13 मतलब R1 और R3 को यूज करके यहाँ पर आपको एक साइड बनानी है, तो ये R13 है। तो R13 में क्या होगा, R1 R3 और उसके बाद R1 R3 का प्रोडक्ट और जो बचा हुआ रजिस्टर है उससे डिवाइड कर दोगे। ध्यान से देखो, पहले R13 है, मतलब R1 और R3 के बीच में ये साइड बनानी है, तो आप R1 जोड़ो R3 के साथ, फिर उसमें एक चीज़ जोड़ो R1 R3 के प्रोडक्ट और डिवाइड कर दो बचा हुआ रजिस्टर R2। ऐसे ही जरा सोचो, यहाँ पर जो साइड बनेगी उसका नाम क्या होगा, क्योंकि R1 R2 से मिल रही है तो इसका नाम होगा R12। यहाँ पर जो साइड बनेगी वो R12 होगी। तो R12 में क्या होगा, R1 होगा, R2 होगा, R12 अपॉन R3 होगा, ठीक है, R12 अपॉन R3 होगा। ऐसे ही अब आप R2 है R3 इसके बीच में साइड बनानी है, तो R23 की वैल्यू क्या होगी, R2 प्लस R3, R23 अपॉन R1 जो कि वो बचा हुआ है। तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। ये दो तरह के फॉर्मूले हैं, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन और स्टार से डेल्टा कन्वर्जन। इनको कंफ्यूज मत करिएगा, कोशिश करिएगा ज्योमेट्री के थ्रू याद रखना। जैसे R1 R2 को इन्वॉल्व करके हम R1 RA लिखेंगे तो RA का ये फार्मूला हो जाएगा। ऐसे ही R1 R2 को इस्तेमाल करके R12 लिखेंगे तो R12 का ये फार्मूला हो जाएगा। इसको 2-3 बार लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप भूलेंगे नहीं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसी तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, इन पे इन्हीं तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। बट अब फार्मूले के हिसाब से यूनिट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है मुझे लगता है और है भी। उसमें शुरुआत में आपको एक साइनोसॉइडल फॉर्म की बात करनी पड़ेगी। आपको मालूम है साइनोसॉइडल फॉर्म का मतलब इस तरह का एक पीरियोडिक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर ये एक पूरा कंप्लीट वेव है, 0 से लेकर के पाई हाफ है और 2 पाई पूरा है। तो 0 से 2 पाई तक का इसका पूरा एक फुल साइकिल है। इसमें एक ये मैक्सिमम वैल्यू आई मैक्स होती है। हम इसमें एक एवरेज वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। जो एवरेज वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम्स होती है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू का पाई टाइम, मतलब इसको पाई से डिवाइड कर दो तो निकल के आती है। तो जो करंट की एवरेज वैल्यू है वो होती है मैक्सिमम वैल्यू का 0.637। ये 0.637 क्यों आया, चूँकि आपने आई मैक्स को 1/पाई से मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप आई मैक्स इंटू 1/पाई करोगे तो 1/पाई का वैल्यू यही आएगा 0.36637, इस तरह से आएगा। तो अगर एवरेज वैल्यू की बात करें, डिफाइन कैसे करेंगे, एरिया ऑफ द फर्स्ट हाफ, इसे मान लीजिए आपने एरिया ऑफ द फर्स्ट हाफ लिया और ये 0 से पाई तक का है तो आपने पाई से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग नहीं लिख रहे हैं, चूँकि हम एक फॉर्मूले के ऊपर ही केवल अपने आप को फोकस कर रहे हैं। तो आपके पास जब ये सब करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2/पाई आई मैक्स, मतलब आई मैक्स का 2/पाई। जो आई मैक्स है उसको 2/पाई से कर दो। हम 1/पाई कर रहे थे, दैट वाज माय मिस्टेक, पर इसको 2/पाई से आप करेंगे। ऐसे ही एक और टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो इस मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करने से मिलती है। ऐसे ही आप अगर EMF के लिए कहोगे या वोल्टेज के लिए लिखोगे तो उस सबकी RMS वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम करने से निकल आती है। ये सीधे प्लग इन फार्मूले, इस पे 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इतना भी नोट कर लीजिएगा। एक और चीज़ है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, अगर RMS वैल्यू को एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो फॉर्म फैक्टर निकलता है, और अगर मैक्सिमम वैल्यू को RMS से डिवाइड कर दोगे तो आपका पीक फैक्टर निकलता है। थोड़े से कन्फ्यूजिंग है, इसको याद रखिएगा। फॉर्म को RMS बटे एवरेज और पीक का है मैक्सिमम बटे RMS, इस तरह से वैल्यू निकल के आती है। अब हमारे पास ट्रांजिएंट सर्किट के बारे में बात चलती है। जैसे हमारे पास AC सर्किट है, हमने AC सर्किट में 3 तरह कंडीशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक कंडीशन तो ये है कि हमने उसमें केवल रजिस्टर जोड़ रखा है, हमने केवल L जोड़ रखा है, हमने केवल C जोड़ रखा है, या उनका कॉम्बिनेशन ले रखा है। तो पहले हम प्योर पे बात करते हैं। मान लो आपके पास एक प्योर रजिस्टिव सर्किट है। प्योर रजिस्टिव सर्किट मतलब है आपके पास AC सोर्स है, उसके साथ सिर्फ एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है। तो AC सोर्स का वोल्टेज V है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो VR के बराबर है। तो यहाँ ओम का लॉ है, चूंकि रजिस्टर है ओम का लॉ काम करेगा V = IR फॉर्मूले से। अगर यहाँ पर V की वैल्यू क्या होती है, अगर हम इसका पीरियोडिक फॉर्म मिले तो V max sin ω t होती है। ये एक साइनोसॉइडल फॉर्म है,
आपने AC सोर्स लगा रखा है, तो इसमें जो है V मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो अगर आप I निकालोगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर, और V आप लिख रहे हो V मैक्स साइन ओमेगा टी बाई आर। तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा V मैक्स बाई आर साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो V मैक्स बाई आर जो है, अब अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम देखें इस V मैक्स बाई आर को हमने I मैक्स कर दिया। अब देखो वोल्टेज हमने क्या माना था, वोल्टेज हमने माना था V मैक्स साइन ओमेगा टी, करंट क्या निकल के आया, I मैक्स साइन ओमेगा टी। आप एक खास बात देखो, इनके जो ये साइन वाले टर्म है वो सेम को फेज टर्म कहते हैं, यहाँ भी साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी है। तो करंट का वोल्टेज के में जो फेज था वो भी साइन ओमेगा टी था, करंट में जो फेज है वो भी साइन ओमेगा टी है, यानी दोनों सेम फेज में है। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा प्योर रजिस्टर होता है, सिर्फ रजिस्टर होता है हमारे सर्किट के अंदर, उस समय हमारे वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। ये वर्ड आप पढ़े होंगे, जो कि रिवीजन कर रहे हो तो आई होप आपने पढ़ा होगा, या बुक में आपने इसको पढ़ा होगा। यही इसका मतलब है सेम फेज का, नो फेज डिफरेंस, देयर इज़ नो लैग बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन द प्योर रजिस्टर सर्किट, उसका यही मतलब होता है। अगर पावर की बात करें तो पावर हमेशा वोल्टेज करंट का प्रोडक्ट होता है, तो वहाँ पर पावर का जो फार्मूला होता है वो इस तरह से निकल के आता है, V मैक्स बाई रूट टू, I मैक्स बाई रूट टू और कॉस टू ओमेगा टी। तो ये जो साइन वाले टर्म हैं, जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कॉस टू ओमेगा टी की वैल्यू आ जाती है। एवरेज पावर की बात करें तो कॉस टू ओमेगा टी की एवरेज 1 हो गया, तो आपके पास सिर्फ I मैक्स बाई रूट टू, V मैक्स बाई रूट टू इतना ही बचेगा, और यहाँ से आपका 1 आ जाता है, तो वो यहाँ पे लिखा नहीं जाता है। अगर फेजर डायग्राम दिखाएं तो फेजर डायग्राम में अगर मान लो आपके पास ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो क्या होता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। तो अगर यहाँ असल में 2 एरो हैं, एक वाइट कलर का एरो वोल्टेज का है, एक एरो करंट का है। चूँकि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसलिए दोनों कलर ओवरलैप है। तो ये आपको कलर इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, आप देख रहे हो एक यहाँ पिंक कलर का है और एक वाइट कलर का है, तो एक वोल्टेज की लाइन है, एक करंट की लाइन है, चूँकि लेकिन उनमें फेज डिफरेंस 0 है। क्यों फेज डिफरेंस 0? क्योंकि दोनों की फेज टर्म साइन ओमेगा टी है, इसमें कोई भी एडिशनल फेज डिफरेंस नहीं है। तो आप कह लो 0 आप ऐड करके सेम कर सकते हो, इसलिए हम कहेंगे सेम फेज में है। कहानी बदलती है प्योर इंडक्टिव सर्किट में, जहाँ की एक कॉइल लगी हुई है। अब कॉइल जो होती है वो एक ओम्स लॉ को सीधे फॉलो नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह का इशू आ जाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स आने की वजह से वहाँ पर आपका जो फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन जो है वो वहाँ पे काम करता है। तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन की वजह से जो EMF होता है, जिसको हम वोल्टेज की फॉर्म में यहाँ दिखा रहे हैं, वो होता है माइनस LdI/dt, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपने I को ऐसे रखा है, अगर आपने अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, L से डिवाइड कर दो, फिर dt है तो इसको इंटीग्रेट कर दो। जब करोगे ये सारा काम तो आपके पास हो जाएगा I V मैक्स बाई L, इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन ओमेगा टी का। आपको मालूम है साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉस होता है, तो उस अब कॉस आ जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में आप ये भी जानते हो कि किस हिसाब से साइन और कॉस को आपस में जोड़ सकते हैं, π/2 का उसमें इन्वॉल्वमेंट कर करके। तो अगर आप ये सब इंटीग्रेट करो, कॉस आएगा, उसको साइन टर्म में लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर केस में वोल्टेज तो था, वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, V मैक्स साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट की वैल्यू है साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी माइनस π/2, इसका मतलब यहाँ पे π/2 का फेज डिफरेंस आ गया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई π/2, जो करंट में माइनस π/2 है और वोल्टेज है कुछ वैल्यू, तो वो उससे माइनस π/2 है। तो इसका मतलब है अगर वोल्टेज x एक्सिस है तो उससे पीछे जा रही है करंट, तो पीछे करंट का मतलब है उससे π/2 पीछे होगी। यहाँ पर हम ये हमेशा मानते हैं कि एंगल जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए π/2 यहाँ पर इस तरह से लिखा गया। तो वोल्टेज ये है तो करंट उससे π/2 पीछे होगा। अगर करंट आगे बनानी होती तो हमको करंट यहाँ बनाते और कहते दो करंट यहाँ आगे है। तो फिलहाल इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करती है वोल्टेज से π/2 में। तो इन प्योर इंडक्टिव सर्किट पावर एब्जॉर्प्शन इज 0, क्योंकि वहाँ पर जब हम मैथमेटिक्स करते हैं तो वहाँ साइन टर्म आता है, उसका एवरेज वैल्यू लेने पर वो 0 हो जाता है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, करंट जो होता है dq/dt के फॉर्म में हम होते हैं और q बराबर CV होता है। तो अगर यहाँ डिवाइड करोगे, यहाँ अगर मतलब डिफ्रेंशिएट करोगे तो v मानोगे V मैक्स साइन ओमेगा टी, और डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ I बराबर हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो आप देखोगे वोल्टेज में साइन ओमेगा टी है, लेकिन करंट में साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यहाँ माइनस π/2 था, यहाँ प्लस π/2 है। इसका मतलब करंट वोल्टेज से π/2
लीड कर रही है, आगे चलती है। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को x पे ही रखते हैं तो करंट अब की बार कहाँ होगी, करंट उससे π/2 आगे होगी। अब तीनों डायग्राम देखो, अगर हमने x एक्सिस पे वोल्टेज रखा है तो रजिस्टर में करंट उसी एक्सिस पर आएगी क्योंकि वहाँ पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। अगर हमने x पे वोल्टेज रखा है तो करंट जो है वो π/2 पीछे होगी इन द केस ऑफ इंडक्टर। अगर हमने x पर वोल्टेज रखा है तो करंट जो होगी वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पे होगी, π/2 लीड करेगी। इस तरह से एवरेज पावर की बात करें तो वहाँ पर भी एवरेज पावर में sin 2ωt आएगा जो कि 0 हो जाएगा एवरेज फॉर्म में। तो आपके पास आता है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर ओवर द कंप्लीट साइकिल इज 0 होती है। अब हमने तो अभी तो प्योर पढ़ा था, हमने प्योर रजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर के बारे में पढ़ा था। लेकिन ये कॉम्बिनेशन कर दें, मतलब रेजिस्टेंस के साथ हमने C जोड़ दिया, रेजिस्टेंस के साथ L जोड़ दिया, तो क्या होगा जरा देख लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने सर्किट में एक AC सोर्स लिया है, उसके साथ रजिस्टर जोड़ा, उसके साथ इंडक्टर जोड़ा है, वहाँ पे VR है, यहाँ VL है। तो आपके पास रजिस्टर के क्रॉस ओम्स लॉ के हिसाब से V = IR आएगा। इंडक्टर केस में VL = I टाइम XL आएगा। यहाँ XL क्या होता है, XL को रिएक्टेंस कहते हैं। रिएक्टेंस मतलब होता है इंडक्टर जो होते हैं उनसे जब करंट फ्लो करती है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का रोल आ जाता है, मैग्नेटिक एनर्जी का रोल आ जाता है, जिसकी वजह से जो अपोजिशन ऑफर होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस आ जाता है। तो जब भी वोल्टेज करंट में फेज डिफरेंस आ जाता है, ऐसे वो सारे सर्किट जो अपोजिशन ऑफर करते हैं उस अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं। जैसे समझो एक तार है, तार से करंट फ्लो करेगी, तार एक प्योर रजिस्टर है, प्योर रजिस्टर से जब करंट फ्लो करती है तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, और तार जो रुकावट लगाती है उस करंट के फ्लो में, उस रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस से क्या आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगा। लेकिन अगर वो करंट कंडक्टर से, वो करंट कैपेसिटर से होके जाए, वो करंट इंडक्टर से होके जाए, तो वहाँ पर कहीं मैग्नेटिक एनर्जी का रोल आ जाएगा, कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का रोल आ जाएगा। और ये जो एनर्जीज होती हैं क्या करती हैं, वोल्टेज करंट के फेज को डिफर कर देती हैं। कहीं वोल्टेज से करंट पीछे चलती है, कहीं वोल्टेज से करंट लीड करती है। इन दोनों स्थितियों में जो अपोजिशन ऑफर करता है वो कंपोनेंट, उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं, उसको रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसको रिएक्टेंस कहते हैं। रिएक्टेंस की परिभाषा XL है, XL = ओमेगा टाइम L होता है। ओमेगा इज द फ्रिक्वेंसी जो आप एसी सोर्स लगा रखे हो उसकी फ्रिक्वेंसी। तो अगर हम वोल्टेज को देखें तो फॉर्मूला यहाँ पर एक फॉलो होता है, V² = VR² + VL²। VL बराबर है, अब आपको VL की वैल्यू I टाइम XL है, VR की वैल्यू I टाइम R है। आप यहाँ रखोगे, स्क्वायर को अंडर रूट करोगे तो I² कॉमन हो जाएगा, तो I बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा R² + XL²। अब ये R² + XL² को एक नया नाम देते हैं इम्पिडेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के स्क्वायर का सम है तो ये इम्पिडेंस होगा। इम्पिडेंस भी रुकावट को ही कहते हैं। अब तीन चीज़ें हो गई, एक तो केवल कोई रजिस्टर है जो रुकावट डालता है करंट के फ्लो में, रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपोनेंट लगा है जो कि जिसमें कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं है, उसकी रुकावट क्या कहलाती है, रिएक्टेंस। लेकिन किसी जगह पर हमने इस तरह कंपोनेंट, मतलब रिएक्टेंस वाले कंपोनेंट और रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ रखा है, जैसे यहाँ जोड़ रखा है R के साथ L, तो जो कुल मिला के ओवरऑल जो अपोजिशन होगा उसको हम नाम देते हैं इम्पिडेंस। तो मेरे पास फार्मूला हो गया V = I टाइम Z। ओके, करंट, अब यहाँ पे क्या होगा, करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई एंगल फाई, जो कि इंडक्टर है, इंडक्टर का तो रोल वहाँ है। इंडक्टर में तो आपने देखा था करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पे पीछे जाती है। देखो यहाँ पर अगर प्योर इंडक्टर होता तो वोल्टेज से करंट पूरा 90 डिग्री पीछे जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि यहाँ रजिस्टर भी आ गया है तो रजिस्टर और इंडक्टर का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है कि जो करंट होती है वो पूरी तरह से 90 डिग्री पीछे नहीं चलती, बल्कि किसी एंगल फाई से पीछे चलती है। अब ये एंगल कितना होगा, अब देखो tan phi = VL/VR, यानी अब I कैंसिल हो जाएगा तो XL/XR। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास LR सर्किट है या RL सर्किट है तो वहाँ पर जो फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज करंट में वो XL/R से दिया जाता है। ठीक है, ये है हमारे पास फार्मूला हो गया। अब खुद ही देखो, अगर R को 0 कर दोगे तो हमारा सर्किट प्योर इंडक्टर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। और आपको मालूम है कि tan phi अगर इनफाइनाइट है, इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी होगी, π/2 90 होगी। और हम देखते हैं कि प्योर इंडक्टर में 90 डिग्री पर ऐसा होता है। एवरेज पावर की बात करेंगे तो एवरेज पावर का ये फॉर्मूला है, ये आपका cos phi है जो कि हमने बताया, जिसको पावर फैक्टर कहते हैं। अब अगर इसके बीच में हम कोई देखना चाहें, एक वैल्यू की बात देखनी चाहें, तो आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो ये 5 डिग्री से पीछे है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पलट दिया है, यहाँ x एक्सिस पे करंट कर दिया है और y पे हमने वोल्टेज कर दिया है। तो आप देख रहे हो करंट जो है वो वोल्टेज से अभी 5 डिग्री पीछे है यहाँ पर। अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ये 5 डिग्री पे है। और आप देख रहे हो
अगर आपके पास V इक्वल टू आई आर है, चूँकि यहाँ करंट वोल्टेज सेम फेज में होते हैं और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो इंडक्टर का है, तो उनके बीच की एक वैल्यू है जो कि पैरेललोग्राम लॉ से आप यहाँ बना सकते हो, ये फार्मूला V इक्वल टू आई जेड का। तो ये आपका फेजर डायग्राम है आपके LR सर्किट का। इसी तरह से हम एक और सर्किट की बात कर सकते हैं, RC सर्किट। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब की बार हम कर रहे हैं कि करंट को वोल्टेज के साथ, रजिस्टर को कैपेसिटर के साथ जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि इंडक्टर का अपना रिएक्टेंस होता है, ऐसे ही इंडक्टर के साथ रिएक्टेंस होता है, वैसे ही कैपेसिटर का भी रिएक्टेंस होता है, लेकिन उसका फॉर्मूला होता है 1/ωc हो जाता है। इंडक्टर में वो ओमेगा एल होता है, यहाँ 1/ωc हो जाता है। फार्मूला कुछ कुछ वैसा ही है, V इक्वल टू आई आर फार्मूले से जोड़ोगे, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर चीज़ रखोगे तो ये आपका इंपीडेंस हो जाएगा। आपकी बार इंपीडेंस में एक्सएल की जगह पे XC आ चुका है, और यहाँ पर भी आप अगर फेज एंगल की बात करोगे तो फाई आ जाएगा, जो कि हो जाएगा XC/XL, वहाँ XL/R था, यहाँ XC/R है। ये फार्मूला हो जाएगा, पावर फैक्टर की वैल्यू ये फॉर्म cos फाई हो जाएगा। अगर इसका फेजर डायग्राम देखें तो अगर ये करंट है तो वोल्टेज जो है वो उससे 5 डिग्री पीछे है, तो ये आपका वोल्टेज के फार्मूला हो गया। आपको ये दोनों फेजर डायग्राम, एक इसका RC फेजर डायग्राम और RL का फेजर डायग्राम यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो दो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं उनके बारे में हम लोग ने बात कर ली है। आर के साथ हमने एल को भी जोड़ के देख लिया है, आर के साथ हमने सी को भी जोड़ के देख लिया, और ये हमारे दो सर्किट्स हैं जिसमें कि एसी सोर्स जोड़ने पे कैसा वेरिएशन होता है वो हमने देखा। अगला टॉपिक जो हम लोग बात कर रहे होंगे बच्चों, उसमें हमारी बातचीत का जो मजमून होगा, जो हमारी बातचीत की विषय होगा, वो होगा कि अगर हमारे पास सीरीज़ LCR सर्किट है, मतलब अगर आपने आर भी जोड़ा, एल भी जोड़ा है, आर भी जोड़ा है, एल भी जोड़ा है, सी भी जोड़ा है, तो इसको LCR या RLC दोनों तरह से इसको कहा जाता है। अगर इस तरह का सर्किट है तो उसमें क्या होगा, ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि एक्सेप्टर रेडियो रिसीवर्स जो होते हैं वो इसी तरह के सर्किट्स पे काम करते हैं। फिर उसमें भी ये होगा कि आपने जो LCR रखे हैं इसमें से सब आपस में सीरीज़ में हैं, कि इसमें से कुछ सीरीज़ में हैं, कुछ पैरेलल हैं, तो पैरेलल LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट, ये सब क्या होते हैं, और फिर रेजोनेंस वगैरह क्या होता है, वो चीज़ें हमको यहाँ पर समझनी होंगी। ठीक है, तो चलिए उस पोर्शन में हम लोग इसको आगे देखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।